चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आपका जो टर्म 1 का सीबीएसई का एग्जाम होना है उसका पैटर्न सभी को पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। क्योंकि पैटर्न पता होने से ही आपके पता होने या ना होने दोनों ही बातों में आपका 5-7 नंबर का जरूर नुकसान हो सकता है, ठीक है। पूरा टाइम लेके, जो सीबीएसई का एग्जाम है आपको पूरा टाइम लेके 20 मिनट जो आपको स्टार्टिंग में मिलते हैं उनको भी यूटिलाइज करना होता है। पता होगा ना भाई, 20 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, 15 मिनट पहले तो भाई दे ही देते हैं हर जगह। उसके बाद फिर 1.5 घंटे का हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है। पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी लगाई जाती है, उससे एक एक दो दो नंबर करके भी आपके काफ़ी सारे नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको जल्दबाजी में नहीं करना होता है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी कुछ ना कुछ नंबर कटवा दे। अगर नंबरों से लगाव है तो जी, लगता है जी नहीं जी हमें ऐसी कोई नंबरों से कोई लगाव नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं ना जी बस नॉलेज होनी चाहिए, नंबर आए या ना आए, ऐसी बात नहीं होती। सीबीएसई के नंबर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात अपना पूरा समझ लो, हर सब्जेक्ट के लिए राय दे रहा हूँ। पेपर को ध्यान से पढ़ो, पूरा टाइम लो, कोई मारामारी नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अब मुझे लगता नहीं किसी बच्चे ने सीबीएसई का सैम्पल पेपर स्टडी किया है कोई बच्चा ऐसा जिसने सीबीएसई का सैम्पल पेपर अच्छे से स्टडी किया है टर्म 1 का? है कोई बच्चा ऐसा स्टडी किया है भाई? क्या था, क्या पढ़ा था बेटा उसमें? देखो, एक होता है पेपर को बस सोल्व कर लिया, एक होता है थोड़ा सा एनालिसिस भी करना होता है। सीबीएसई कुछ साल से बड़ा ध्यान दे रही है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने। यूनिट तो डिसाइड कर ही देती है, यूनिट तो डिसाइड कर देती है, पर किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने ये भी कई बार क्या हो जाता है, सीबीएसई के सैम्पल पेपर से मैच कर जाता है सीबीएसई का पेपर, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है इसके अंदर, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, नोट कर लेना। हमारे पास सबको पता होगा सीबीएसई के अंदर 3 सेक्शन इसके अंदर है इस बार। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है भाई। सब में कितने कितने क्वेश्चन है? 20, 20 और 10। मैथ्स का बता रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है। कितने करने हैं भाई इसमें से? या 16 करने हैं, या 16 करने हैं, या 10 में से कितने करने हैं? 8 करने हैं। अब किस चैप्टर में से कितने कितने आ रहे हैं, किसी बच्चे ने ध्यान दिया है कभी? चैप्टर 1 में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं? शायद नहीं ध्यान दिया हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन है सेक्शन 1 में, और 3 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, और सी सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 में से सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में भी 2 क्वेश्चन है। चैप्टर 3 और 4 दोनों को मिला के एक साथ ही लिख देते हैं। यहाँ 7 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 1 क्वेश्चन है, यहाँ से भी कोई नहीं है। उसके बाद चैप्टर 5 में से, चैप्टर 5 में से यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, और यहाँ कोई नहीं है। उसके बाद चैप्टर 6 में से यहाँ 4 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, और सेक्शन सी के अंदर 2 क्वेश्चन तो आपके 1-1 मार्क के हैं, एक तरह से है तो सारे ही 1 मार्कर एमसीक्यू है, और 5 है केस स्टडी वाले, और केस स्टडी है मैक्सिमा मिनिमा की। तो पूरी पूरी उम्मीद है भाई 99.9% चांस है, क्योंकि कोई ऐसा 1% इसलिए 0.1% इसलिए छोड़ दिया, क्या पता भाई, कोई पूरी गारंटी ले सकते, पर पूरे पूरे चांस है कि केस स्टडी आपकी मैक्सिमम मिनिमा से आएगी 5 नंबर की, ठीक है। केस स्टडी 5 नंबर की आनी है। उसके बाद एलपीपी चैप्टर 12, 1 नंबर का यहाँ आ रहा है, 2 नंबर के यहाँ पे आ रहे हैं, और 2 नंबर के यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे 20-20 क्वेश्चन हमारे ऐसे
कवर हो जाते हैं। ठीक है, इस एनालिसिस का फ़ायदा क्या है? जो बच्चा थोड़ा सा प्लानिंग, हल्की सी भी प्लानिंग लेके चल रहा है, उसके लिए बड़ा बेनिफिट है इस प्लानिंग का। जिसने सोच रखा हो कि जी सारे ही चैप्टर हमारे तो एक जैसे तैयार है, तो उसके लिए तो सब कुछ बराबर है। उसे तो 16 क्वेश्चन देखने, क्या पता कौन से 16 क्वेश्चन उसको आते हो। ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। पर जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी प्लानिंग अच्छे से की हुई है, जिसने ये सोच रखा है कि जी हमने मैट्रिक्स में नंबर नहीं कटवाने हैं, जो ये बच्चा इस नंबर को बिल्कुल पक्के मान के चल रहा है, ठीक है, जो एलपीपी वाला एक नंबर अपना पक्का मान के चल रहा है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उस पे बढ़े, जिसको लगता है जी चैप्टर 2 है ना, वैसे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर इस साल जो सीबीएसई में आ रहा है उसके हिसाब से चैप्टर 2 में स्कोर किए जा सकते हैं पूरे पूरे नंबर। अगर चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट होता तो क्या पता भाई कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ले जो ना पता हो, पर अगर हम इस बार के सीबीएसई के सिलेबस को देख के चले तो चैप्टर 2 बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बस एक फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रह जाती है उसके अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये है। अब बच जाते हैं बाकी के 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में हो सकता है कि आपको होने में तो क्या पता, जिसको लगता हो कि जी मैं चैप्टर 5 को छोड़ के चला जाऊं। एमसीक्यू एग्जाम में कोई चैप्टर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के नहीं जाया जाता है, पहली बात तो। ठीक है ना, कि बिल्कुल ऐसे छोड़ के नहीं जाया जाता कि जी हम 10 ये चैप्टर 6 का तो छेड़ेंगे नहीं, चैप्टर 6 का क्वेश्चन छोड़ देखते ही छोड़ देंगे। क्या पता चैप्टर 6 में से सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, क्या पता बिल्कुल ही बेसिक आ जाए, किसी कर्व का की इक्वेशन दे रखी है, बिल्कुल ही बेसिक आ जाए कि उसकी टेंजेंट का स्लोप निकालो एट x = 1, क्या पता ये आ जाए भाई। ठीक है, क्या पता तुम्हारा चैप्टर 1 में से बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये 1 नहीं है, या कुछ सिंपल सी चीज़ें होती है ना जो बिल्कुल एनसीईआरटी का पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए, तो हमें नहीं पता चलता कि किस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आ जाए। मतलब कुल मिला के ये जो हमारे पास जो 10 नंबर है, इससे आपको 6 नंबर ढूंढ के निकालने हैं श्योरिटी वाले। ठीक है भाई, ऐसे ही सेम यही इसी तरीके की प्लानिंग आप यहां भी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर के कितने कितने क्वेश्चन आने हैं, ताकि उनको और पक्के कर लो। ये चैप्टर जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, इनके अंदर आपके नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोनों सेक्शन में 10-10 नंबर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपको बिल्कुल बॉक्स पैक कर देने चाहिए। अगर ये सोच के चलोगे नहीं सर क्या पता इसमें से एक दो गलत हो जाएंगे ना, तो हम यहां बढ़ा देंगे, वो उस बच्चे के मार्क्स नहीं आ पाएंगे। जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में है, वो गड़बड़ खा जाएगा। इसका मतलब उस बच्चे ने कोई चैप्टर अच्छे से तैयार किया नहीं है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो हमें छोड़ना नहीं है कोई भी। उसके बाद देखो ये केस स्टडी पे आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसने 40 में से 36 प्लस की सोची हुई है, जिसका एक विजन है कि जी मुझे 36 प्लस लाने ही लाने, उन बच्चे की बात कर रहा हूं। हाँ, जिन बच्चों ने सोच रखा है जी भाई 25 से 30 के बीच में आ जाए, सही है, कोई बात नहीं, वो तो इस क्वेश्चन को छोड़ के जा सकता, कोई बात नहीं। वो अपना कहाँ से स्कोर करे, वो 2 नंबर तो ये पक्के करे अपने, एक मैट्रिक्स वाला पक्का करे, 3 हो गए, कोई बात नहीं, एक आधे तुक्के मार देगा, एक आधे आ जाएंगे। ठीक है, वो अलग विजन है। जिस बच्चे को 36 प्लस सोल्व करने हैं, 36 प्लस लाने हैं, उसको मैक्सिमम मिनिमम में मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी में एक्स्ट्रा मेहनत लग सकती है, पर मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा उसको, और कोई तरीका नहीं है उसके। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी सीबीएसई का टर्म कैसे हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी जबरदस्त कंफ्यूजन चल रही है हमारी ओएमआर शीट को लेके। ठीक है, ओएमआर शीट का शायद सभी ने स्ट्रक्चर देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, सीबीएसई ने काफ़ी सारी पीडीएफ भी जारी की है कि भाई क्या क्या किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम ओएमआर शीट में क्वेश्चन छोड़ना है। इस बार के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्वेश्चन छोड़ना। अगर आपने सही से क्वेश्चन छोड़े नहीं तो नंबर कटवा लोगे। कैसे, समझ गए ना? अगर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं छोड़े, पहले अगर किसी बच्चे ने 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए तो मार्किंग क्या कहती है सीबीएसई की? है, हाँ, लास्ट के 4 काट देंगे आपके, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो। इसमें बड़ा नुकसान होता है। हम कल सीबीएसई के पेपर चेक करके आए तो काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो रखा था
जिनके लास्ट के मतलब 16 सारे के सारे कर दिए, और लास्ट के जो हमने काटे ना उनमें से 2 सही थे, 3 सही थे, चाहे एक भी सही हो, ठीक है, करे कराए क्वेश्चन के अंदर वहां गलत थे उसके, उनके वो सही थे। और बल्कि अगर वो स्टार्टिंग से प्लानिंग लेके चलता तो उसके ठीक छोड़ देता वो। ठीक है, आपको जितना भी काम करना अपनी क्वेश्चन पेपर पे करो। वैसे तो ओएमआर शीट के ऊपर भी इस बार सीबीएसई ने थोड़ी सी लीनियंसी बरती है, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दे रखे हैं और वो भी समझता होगा, कि पहले एक सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लो फिर मार्क लगाओ। ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तरीका यूज करना चाहिए आपको। अगर वहां सेक्शन नहीं है तो एक तरीका बना लो, 20-20 क्वेश्चन करके मार्क करूंगा मैं। आराम से तसल्ली से 20 क्वेश्चन सोल्व करो पहले। और मैं तो कहता हूं कि आप है ना स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि सोल्व करने लायक है, पहले तो डिसाइड ही मत करो कि हमें छोड़ना है। कई बार हमें पता नहीं चलता कि जो क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा होता है ना, जिसको हमें लगता है अरे बड़ी बेकार सी रकम है या ऐसे है, उसको ध्यान से पढ़ोगे क्या पता वही क्वेश्चन आसान मिले आपका। या डेरिवेटिव करने लगो तो आपको लगे यार ये वाला क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो रहा है, इसका तो बड़ा अच्छे से आंसर आ रहा है, हमने तो दूसरा छोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल भी आपको अच्छे से पता होगा ओएमआर शीट के अंदर इस बार क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बॉक्स और छोड़ने वाला ऑप्शन, ऐसी है ना क्वेश्चन। देखिए ओएमआर शीट, ए, बी, सी, डी, यह आपको फिल करना होता है। जैसे किसी बच्चे ने ऑप्शन बी फिल कर दिया तो उसने यहां बी फिल करना है। अब किसी बच्चे ने गलती से ऑप्शन ए फिल कर दिया, यहां नहीं लिखना है, इसका बड़ा ध्यान रखना है। इसको बिल्कुल ही बाद में भर सकते हो आप, और ऐसा काम मत करना कहीं भूलिया हो इसको लिखना। इसको बिल्कुल भी लास्ट में भर सकते हो। थोड़ी देर बाद इसको पता चला यार ए नहीं सी ठीक था, तो सी लगाओ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, यहां सी लिखो बस। ना कटिंग करने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है, कटिंग वटिंग के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। ठीक है, यहां बॉक्स में जो लिखोगे वो फाइनल होगा, बॉक्स में जो लिखोगे वो फाइनल होगा। चलो भाई, किसी बच्चे ने लगाया, किसी बच्चे ने लगा दिया जी सी ऑप्शन, ठीक है, और यहां सी लिख भी दिया, स्टार्टिंग में कर दिया, थर्ड क्वेश्चन के साथ उसने कर दिया काम। उसको लगा बाद में कोई ऐसा क्वेश्चन था, मान ले सपोज करो 19 क्वेश्चन ऐसा था जो उसने पहले सोच रखा था छोड़ना है, पर छोड़ने वाले में अगर उसने बॉक्स भर दिया फिर इसको कोई वापस नहीं कर सकता। छोड़ने वाले का बॉक्स अगर किसी बच्चे ने भर दिया तो उसको कोई वापस नहीं कर सकता। इसीलिए जो छोड़ने वाले जो बॉक्स भरने की बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। छोड़ने वाला बॉक्स अगर किसी बच्चे ने भर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पर हाँ ये है, अगर आपने कोई क्वेश्चन कर दिया है पहले जिसके अंदर आपने ये भी फिल कर दिया, आपने सी भी लगा दिया, कोई बात नहीं। अगर आपको लगे कि थर्ड क्वेश्चन मुझे छोड़ना चाहिए था तो मैंने गलती से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने यहां फिल कर दिया तो क्या माना जाएगा, उसका छोड़ा हुआ ही माना जाएगा ये। और जिसने नहीं किया सर उसका हाँ चेक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, जिसने नहीं किया तो चेक हो जाएगा। ये सबसे मेन चीज है, आपको देखना है कि 4 गोले, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये 4 गोले हर सेक्शन में जरूर भरे हुए हो, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है, बहुत ध्यान से। इसलिए छोड़ने वाले को आपको बड़ा ध्यान रखना है। आपको जो भी काम करना अपने क्वेश्चन पेपर में करो। क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते, पर राइट रॉन्ग तो ये लगा ही सकते हो ना, टिक तो लगा ही सकते हो। आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्टार्टिंग में पेपर सोल्व करने लगे, 1 कर दिया जी, 2 कर दिया, 1 पे टिक लगा लो, जोन सा ऑप्शन 2 पे लगा लो। 3 पे आपको डाउट लग रहा है तो 3 पे या तो कोई भी अपना मार्क कर लो, उस पर गोला लगा के चलो, कोई भी अपना साइन बना सकते हो। फिलहाल गोला लगा के चलो कि जी डाउटफुल है, अभी हम देखेंगे बाद में। आपको लगता है कि बाद में और मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं तो भैया इसी को ट्राई कर लो। आपको लगता है जी बाद वाले क्वेश्चन आसान है, ये मुश्किल है, तो इसको क्रॉस लगा दो। लग गया क्रॉस। फिर जब सेक्शन ए के जब यहां पे गोले भरोगे तब जिन जिन पे आपका क्रॉस है सबसे पहले तो उन्हीं गोलों को भर लो। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। क्लियर बात, ध्यान रह जाएगी। तो ये स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। इनके चक्कर में देखो, एक नंबर भी अगर आपका कटता है तो बड़ा दुख होता है।
जो इस वजह से गलत हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा सही था, गलती से मैंने ये भर दिया, नहीं तो मेरे को बाद में तो ये आ गया था क्वेश्चन ये, ठीक है, बाद में तो मुझे आ गया था। तो हर तरीके से बाद में दुख आता है कि एक क्वेश्चन यार एक नंबर रह गया हमारा। 40 में से एक नंबर की बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, 100 में से भी होती है। सोचो तो एक एक नंबर हम सोचते हैं अरे तो गलत कट गया ये। तो इसीलिए जो लास्ट वाला जो बॉक्स है ये वाला, ये आपको बहुत केयरफुली भरना है, क्योंकि इसका कोई रिवर्ट नहीं है। हर ऑप्शन का रिवर्ट हो जाता है, एक ये वाला भी। ये तो आप लास्ट में भरो, और ये आपको केयरफुली भरना है। भरना ये भी लास्ट में ही है। ये दोनों बॉक्स आप लास्ट के लिए बचा के रखो, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भरने के बाद कुछ रिवर्ट नहीं है, इनके अंदर रिवर्ट है सारा वो, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस अपनी क्वेश्चन पेपर में ही कर लो, उसके बाद फिर यहाँ पे करो, ठीक है भाई। पहली बात, बड़ा स्मार्टली काम करना होता है। तो अब तैयारी का भाई कैसे स्टार्ट होगी हमारी। तो एक तो भाई क्वेश्चन अब हम कितने भी डिस्कस करा लूँ मैं आपको, मान लो मैं डेली के 50 क्वेश्चन कराऊँ, 10 क्वेश्चन कराऊँ, 20 क्वेश्चन कराऊँ, 1 घंटे की लिमिट अगर हम पूरा पूरा भी पढ़ते हैं ना, तो 20-25 क्वेश्चन से ज़्यादा की लिमिट नहीं बन पाती है। बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस कराऊंगा तो 20 से 25 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो आपको एक तो अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना अब, ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सोल्व करो। और इस बात का जरूर ध्यान रखो कि फिलहाल हम सीबीएसई की लिमिट में रह के काम कर रहे हैं। अब आपको इजी से इजी क्वेश्चंस हैं, वो भी एक बार करके देखनी चाहिए दोबारा से। अब लास्ट टाइम पे हो आप, ये सोच के मत चलना जी ये तो हमें आते ही हैं, हम तो दूसरे वाले कर लेते हैं। वो दूसरे वाले एग्जाम में भी नहीं आएंगे। एग्जाम में भी वही आएंगे जो तुम्हें ये लगता है जी हमें तो आते हैं, ये तो आसान है, वही एग्जाम में आने वाले हैं। हम लास्ट में गलती क्या करते हैं, लास्ट जो इजी वाला पार्ट है उसको करते नहीं है, ठीक है। इजी वाले पार्ट को हम छोड़ के चलते हैं, और मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, या 2-4 अगर आ भी जाते हैं तो वो तो आपके वही वाले क्वेश्चन है जिनको आपको छोड़ना है, ठीक है ना। जिनको आपको छोड़ना है कोई बात नहीं, उनको तो आप छोड़ भी सकते हो, उनके ऊपर आप अपनी सारी एनर्जी खराब करते रहते हो। और एग्जाम में अगर उनको ट्राई भी करते हो तो गलत होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सभी को ये बात ध्यान रखनी है अपनी, बिल्कुल जो मेन अपनी जो बिल्कुल तैयारी सीबीएसई की जो तैयारी है, एनसीईआरटी के चारों तरफ घूमनी है। एनसीईआरटी को आपको लास्ट टाइम एक बार फिर से रिवीजन लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो एक बार मुझे बुकलेट दिखा दो जो हमने लास्ट सैम्पल पेपर दिया था ना, उसके हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत तो करते हैं स्टार्ट। मैं थोड़ा सा ना देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ अभी मैं, जो आपकी काम आनी उस पेपर में भी आ रही है वो। 1 मार्कर क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं डिटरमिनेंट चैप्टर के अंदर। डिटरमिनेंट चैप्टर कैसे स्टार्ट करोगे भाई तुम? सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए इसके अंदर? सबसे पहला काम है आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, सबसे पहला काम। 2/2 की भी और 3/3 की भी, एग्री हो भाई? और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आनी ही आनी चाहिए, क्या पता इसी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू पे बेस्ड क्या क्या चीजें होती है, ध्यान हो, इसी पे बेस्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन जो आता है वो इसी पे बेस्ड ही होता है। आपको कवर कर लेना, नोट करना, अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो इन चीज़ों को देख जाना एक बार जरूर, ठीक है। बल्कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से आपको कवर कर लेनी चाहिए वो जरूर, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट से रिलेटेड हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, कोई ए मैट्रिक्स ए सिंगुलर कब होती है, ये डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। कब भाई? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। और नॉन सिंगुलर कब होगी? डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। जो नॉन सिंगल मैट्रिक्स होती है ये इनवर्टिबल होती है। सिंगुलर होना और इनवर्टिबल होना हम कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है ये, ठीक है ना। और अगर सिंगुलर होगी तो इनवर्टिबल
नहीं होगी, नॉन इन्वर्टिबल। वैसे तो ये आगे का टॉपिक है, पर ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से रिलेटेड है सीधा। ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर आ जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट जीरो रख देना है। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो। ठीक है भाई, क्लियर? तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्लियर है? अब डिटरमिनेंट की वैल्यू से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आपने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दे लिए होंगे, स्कूल में भी दिए होंगे, कुछ यहाँ भी दिए हैं, कुछ पेपर भी देखे होंगे। आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको हर जगह मिली होगी। पूरी उम्मीद है एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर। किसी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का आपको अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो वो इसके इक्वल होता है, ऐसे होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, वो इक्वल होती है ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस वन। एन मतलब क्या है यहाँ पे? ऑर्डर। एन इज ऑर्डर। और एक बात नोट करने की है, बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये किसके लिए है? फॉर ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री है तो थ्री माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। पर एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल भी हो जाता है। कब होगा भाई? फॉर ऑर्डर टू मैट्रिक्स। तो कई बार है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चे को कि सर हमने तो एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है। बिल्कुल होता है भाई। वो कब होता है? 2/2 की मैट्रिक्स के लिए होता है। पर यही चीज अगर 3/3 की मैट्रिक्स होगी तो उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। ठीक है, आते हुए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। उसके बाद जो मैं आज पढ़ा रहा हूं डिटरमिनेंट के अंदर, इसमें से आपको क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। उसके बाद ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बताएगा भाई क्या होता है? हाँ, बस डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल कर दो भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, आई का डिटरमिनेंट क्या होता है भाई? डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन होता है, याद रखना है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन होता है। उसके बाद ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, हाँ, ए के डिटरमिनेंट के इक्वल ही रहता है भाई। इनवर्स में रेसिप्रोकल होता है, ट्रांसपोज में नहीं होता है, सेम ही होता है, वो एक ही बात होती है। छठी प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करके, के मतलब स्केलर, उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो के डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा, पर उसकी पावर हो जाएगी जितना ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो नोट करने की बात ये है कि के ए, अगर के बाहर आता है तो के क्यूब ए आ जाएगा फॉर ऑर्डर थ्री मैट्रिक्स के लिए। और जो के ए है वो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑर्डर टू मैट्रिक्स, ऑर्डर टू मैट्रिक्स के लिए। ठीक है भाई, ये छह प्रॉपर्टी जो हमारी डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह से है? हाँ भाई, ये और भी काफ़ी सारी है, पर ये छह बिल्कुल ऐसी इंपॉर्टेंट है। और तो है ना कई सारी तो ओबीएस सी है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई और अगर तुम्हें ध्यान है तो मुझे बता देना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है किसी के पास? फर्स्ट ही है हैं? हाँ, लड़का सही है।
अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो हम भाई आपको पढ़ने हैं ये माइनर्स, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, रिवीजन का टाइम है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये टॉपिक आपको कर लेना है एक बार, ठीक है। पर इसके अंदर जो शॉर्टकट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनर कोफैक्टर्स के बाद हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज भी करना होता है, ठीक है। आपको चीजें आनी चाहिए। पर एक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एडजॉइंट ए ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट है तो एग्जाम में 1 मार्क, एग्जाम में बड़ी आराम से पूछा जा सकता है। ये भी टीचर्स की नज़र होती है, जब पेपर सेट करते हैं तो इसके ऊपर पूरी नज़र होती है कि बच्चा जल्दी से इस काम को कर दे, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान है किसी बच्चे को भाई, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, क्या करते हैं भाई इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है इनको तो क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, इनको इंटरचेंज नहीं करना, इनका क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। मतलब एडजॉइंट ए जो है वो इक्वल हो जाएगा A22 A11। डायगोनल एलिमेंट को तो क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, A12 माइनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज आप बड़े अच्छे से समझ लेना और इसके अंदर कोई डाउट ना रहे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 5 -3 4, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा 4 2, भाई डायगोनल एलिमेंट को तो इंटरचेंज कर दो बिना साइंस की, और इनको इंटरचेंज नहीं करना, इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, -5 और यहाँ पे 3 आएगा। कोई डाउट ना रहे इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन सूट करता है किस चीज को भाई, 1 मार्क वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रहता है टीचर्स के कि भाई ये दिया जा सकता है, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके अंदर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है, ठीक है भाई, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां से भी आती है निकल के, वो असल में उस प्रॉपर्टी से ये डेफिनेशन आती है। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, किसी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों ही केस में आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी आप प्रॉपर्टी ध्यान रखो, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन। पता कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ आपके इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल में ये आएगा, आपको कोई ए मैट्रिक्स दे देंगे 3/3 की, ठीक है, और आपको बोल दिया जाएगा फाइंड ए इंटू में एडजॉइंट ए। आप हो सकता है इस क्वेश्चन को ये सोच के छोड़ दो, यार ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, 1 नंबर में तो हो ही नहीं पाएगा सर, ये तो हमें तो आता ही नहीं, भूल गया एडजॉइंट में कहीं गलती हो जाए। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना ही नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट निकलना ही नहीं है। आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, आप इसके सॉल्यूशन में यूज करोगे ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यूज करोगे। तो सिर्फ आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है यहाँ से और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगी यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसके ऊपर भी 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है भाई। ध्यान में रह जाएगी बात सभी को, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, जितने भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, जो मैंने अभी तक डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ाया हुआ है, ज़्यादातर आपको उन्हीं में से क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है, माइनर कोफैक्टर्स आपको जरूर देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे जरूर नज़र डाल लेना, खासतौर पे एमसीक्यू, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन या आपको उनमें से मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा आता है इक्वेशंस वाला। लीनियर इक्वेशंस, इनको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड हमारे सिलेबस में है। इनको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब सोल्व करने वाला क्वेश्चन तो भैया भूल जाओ। अगर सोल्व करने वाला आ जाए तो आपको सोल्व नहीं करना, बस सॉल्यूशंस को इक्वेशन में पुट करके देख लो। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो सोल्व करने? एमसीक्यू एग्जाम है ना, तो कोई टीचर पेपर सेटर इतना मूर्ख नहीं है जो ऐसे क्वेश्चन देंगे सोल्व करने वाले। ठीक है, अब और या सोल्व करनी आ जाए, सपोज करो 2/2 की इक्वेशन सोल्व करनी आ जाए, और आप उनको लग रहे हो मैट्रिक्स मेथड सोल्व, अरे 2/2 की आ जाए, कौन पूछ रहा है किस मेथड से सोल्व किया है? तुम इनको सीधा अपना 10th क्लास वाले मेथड से सोल्व करके आंसर निकाल दो, काम खत्म करो। ठीक है ना, जरूरत है ना कि वहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैट्रिक्स मेथड लगाओगे। पर मैट्रिक्स मेथड एक्चुअल में होता क्या है? मैट्रिक्स मेथड में हमारे पास क्या होती है, कुछ इक्वेशंस होती है, 3 इक्वेशन होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। कैसे? ये लिख के, ए एक्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पे बी के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान में आ रहा होगा, रिवीजन चल रही है भाई, पहले हमने किस तरीके से कराया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखो कि क्या चीज़ होती है, ए क्या होता है, एक्स क्या होता है, बी क्या होता है। अब इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर क्या पता आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आपसे सीधा ये पूछ लिया जाए कि मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर ये बताओ ए मैट्रिक्स कौन सी है, इनमें से 4 ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे यही पूछ ले कि अगर ये 3 इक्वेशन है तो ए एक्स इक्वल टू बी होता है, या ए बी इक्वल टू एक्स होता है, या कुछ कुछ पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है। नोट करना, एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स नहीं होता है, क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, क्योंकि ए लेफ्ट से हटा है, तो ए इनवर्स कहाँ लगेगा भाई, लेफ्ट में ही लगेगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। ठीक है भाई, एक ये बात ध्यान रखनी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, सारे काम हो जाएंगे, सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ अलग से बात क्या होती है, कुछ केस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है। केस फर्स्ट, जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है भाई। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस को हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट। असल में जो कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हैविंग सॉल्यूशन, कितने भी हो पर सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन वाला केस ना हो। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। दो ही वर्ड है, या तो सॉल्यूशन होंगे या फिर सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन होने को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जब बात ही कह दी यूनिक सॉल्यूशन, जब बोल ही दिया यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब कंसिस्टेंट है ये। ठीक है भाई, दूसरा केस क्या होगा भाई, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब इस केस 2 में फर्दर 2 केस बनेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एडजॉइंट ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं, ये भी 0 आ जाए, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। ठीक है, इतनी आगे वैसे बात जाएगी नहीं सीबीएसई के अंदर। ये वाला केस होता है मैनी सॉल्यूशन का। मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो अभी भी है ही, इसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं,
इनकंसिस्टेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इतनी गहराई से चेक नहीं करना है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बार क्या होता है, देखो सीबीएसई लेवल पे या वैसे एग्जाम के लेवल पे मैक्सिमम बार आपको क्या मिलेगा, बस आप एक बात ध्यान रखना, कंसिस्टेंट मतलब ये वाला जो केस है ना, ये वाला, इसको हटा के चलते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और इनकंसिस्टेंट का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। कई बार इन केस से ही क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, एडजॉइंट ए इंटू बी के चक्रों में नहीं पड़ते। वैसे तो एक केस है भी ऐसा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है फिर भी कंसिस्टेंट है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको फर्दर इतनी गहराई से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके ऑप्शन देखोगे, आपका वैसे ही काम चल रहा होगा उनसे, ठीक है। ये आप कर सकते हो, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैट्रिक्स मेथड के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर है। ये हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर हमारा लगभग लगभग मैंने रिवाइज करा दिया है, इसीलिए मैंने कहा आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपकी और भी सारी चीजें करनी है, आपको एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है। कम से कम जिन चैप्टरों से आपको लगता है यार ये चैप्टर हमारे लिए बड़े मुश्किल हो रहे हैं करने, भैया कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो देख जाना, क्या पता किस्मत ने साथ दिया 2-3 क्वेश्चन वहीं से आ गए, ठीक है ना। जिन चैप्टर को तुम बिल्कुल ही ऐसे छोड़ के जाने के चक्कर में हो, उनसे तुमने कर लिया 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के आ गए उसमें से, तो बात बन जाएगी बढ़िया से, ठीक है। और ये सारा काम तभी होगा जब नंबर लेने की भैया इच्छा होगी, अंदर से नंबर लेने की इच्छा है तभी करोगे ऐसे, और भैया नंबर लेने की इच्छा ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।